गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका अड्डा 24/7 पर स्वागत है। वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। लास्ट सेशन में हमने आपके साथ एक पॉलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आज हम लोग एक इकोनॉमी का बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जीएसटी। और काफ़ी ये चर्चा में रहता है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी पर आज का सेशन हमारा है बेसिकली। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप सब पूछ सकते हैं। और फुलकित, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फुलकित। आज के इस जीएसटी सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप सब लोग, तो हम लोग फिर इसको शुरू करें। इसकी शुरुआत करते हैं जीएसटी को लेकर के। बेसिकली इस पे हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, कि क्या रहा जीएसटी को लाने के पीछे, क्या ऑब्जेक्टिव था, इसका एडवांटेज क्या रहा, इसका डिसएडवांटेज क्या रहा। तो फटाफट एक बार जल्दी से आप लोग प्लीज़ लाइव आ जाइए, इसको शेयर कर दीजिए और जल्दी से, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके, तो हम लोग इसकी जो है शुरुआत कर दें। तो एक बार जल्दी से प्लीज़ आप बोलिए, हम लोग शुरू करें, इसको शुरुआत की जाए। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। जीएसटी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि जीएसटी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसको हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं, जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया था। 1 जुलाई 2017 से इसको लॉन्च किया गया। और जीएसटी की शुरुआत क्यों की गई, क्या रीज़न रहा, इसको फोकस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको इसको रिलेशन बिठाने में इसको इजी होगा। देखिए, टैक्स की जहाँ तक बात की जाए, अगर हम लोग टैक्स को देखें बेसिकली, तो हम लोग टैक्स को इंडिया में जो भी हमारे यहाँ टैक्स लगते हैं, इसको हम लोग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द टैक्सेस, मतलब नेचर का मतलब हो गया कि टैक्स की क्या प्रकृति रहती है हमारे देश में, उस आधार पे हम लोग इसको समझेंगे। और दूसरा, हमारा जो सिस्टम है, गवर्नेंस का जो सिस्टम है, इस गवर्नेंस के सिस्टम पर हमारे यहाँ टैक्स किस टाइप से डिवाइड किए गए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सिस्टम वाला इशू होगा, ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी में भी इसको पढ़ा जाता है ना। ऑन द बेसिस ऑफ या अंडर दिस नेचर क्राइटेरिया, अगर इस प्रकृति में हम जाएं, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टैक्स को हम लोग फिर दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। वन इज़ योर डायरेक्ट टैक्स और सेकंड इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक हो गया प्रत्यक्ष कर, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जो जिस पर्सन पर इम्पोज होगा उसी पर्सन को पे करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन ए है, अगर इस पर्सन ए के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और इसी पर्सन ए से ही वो टैक्स दिया जाएगा, तो वो टैक्स बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स को देखें तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए आपने अक्सर सुना होगा, जैसे बजट आता है, तो आप देखिए बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के डिक्लेरेशन करती है। अब सपोज करिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन ए है और इस पर्सन ए की एनुअल इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है। अब अगर इस पर्सन की इनकम 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपए है इस पर्सन की इनकम एनुअली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पर्सन से हम 10% टैक्स लेंगे। नाउ दिस 10% टैक्स इज गोइंग टू बी पेड बाय दिस ए पर्सन। ये 10% टैक्स आउट ऑफ दिस 5 लाख रुपी
इज टू बी पेड बाय दिस ए पर्सन। ये 10% 5 लाख रुपए में से कौन पे करेगा गवर्नमेंट को? तो वो ए पर्सन पे करेगा। जब ए पर्सन पे कर रहा है अपनी इनकम से, इसीलिए ये टैक्स कैसा हो जाएगा? ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो लगता किसी पर है, पे कोई और करता है। फॉर एग्जाम्पल, इम्पोज हो रहा है मान लीजिए ए पर, तो उसको देगा मान लीजिए बी। तो अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय अ पर्सन, विच इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन बट इट इज पेड एक्चुअली बाय अनदर पर्सन, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ आप देखेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन बनता है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन बनता है। तो प्लीज़ आप, अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप जल्दी से बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर देता रहूँगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स हो गया जो लगेगा किसी पर, पे कोई और करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, बड़ा सिंपल सा इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वैट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेल टैक्स, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जीएसटी। तो ये वैट है, ये सेल टैक्स है, ये जीएसटी है, ये सारे टैक्सेस कैसे होते हैं? ऑल दीज टैक्सेस आर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा समझते हैं और कैसे। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग पेट्रोल का और डीजल का। अब अगर पेट्रोल और डीजल को देखेंगे तो कॉन्टीन्यूसली आप देखिए पेट्रोल और डीजल पर लगातार रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के और डीजल के कॉन्टीन्यूसली। जब से ये अनलॉक हुआ है इंडिया, तो आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली आई थिंक 19 टाइम्स पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है। तो पेट्रोल और डीजल हमारे देश में इतना महंगा क्यों मिलता है? रीज़न है उसके पीछे, बेसिक रीज़न ये है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमारे देश में नंबर ऑफ टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, और वो जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं वो सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें एक बड़ा कॉमन सा टैक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैट। तो अगर पेट्रोल और डीजल पर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल विल गो अप, और इसीलिए पेट्रोल और डीजल के रेट आप देखेंगे कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं। जब कभी गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल के रेट नीचे लाने होते हैं, उसको रिड्यूस करना होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही कम करती है। अब पेट्रोल और डीजल पर वैट लगता है, और पेट्रोल और डीजल के रेट्स को अगर हमें कम करना होता है तो बेसिकली हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टैक्सेस को कम करती है। अब सपोज करिए फॉर एग्जांपल, जैसे पेट्रोल और डीजल का ही एग्जांपल है। अब मान लीजिए पेट्रोल और डीजल सपोज करिए फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आप देखेंगे 80 रुपीज़, आउट ऑफ दिस 80 रुपीज़ हार्डली द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी 40 रुपीज़, और रादर देन और लेस देन 40 रुपीज़। 40 रुपये या 40 रुपये से कम ही पेट्रोल और डीजल का रेट होगा। बट इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल। लगभग 40 से 50% टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पर, इसीलिए पेट्रोल और डीजल का रेट आप देखिए हमारे देश में इतना ज़्यादा होता है। अब सपोज करिए फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ इस समय पेट्रोल और डीजल का रेट चल रहा है, तो कोई कस्टमर जाएगा अगर पेट्रोल पंप पर, तो दैट कस्टमर इज सपोज टू पे दिस 80 रुपीज़ फॉर अ लीटर टू दैट पेट्रोल पंप ओनर। वो जो ग्राहक होगा उसको ये 80 रुपये देने हैं उस पेट्रोल पंप पर, तब उसको 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और ये 80 रुपये में ये सारे टैक्स जैसे ये वैट वगैरह हैं ये उसमें इंक्लूड होते हैं। तो वो जो पेट्रोल पंप का ओनर होगा वो आउट ऑफ 80 रुपीज़ वो सारे टैक्सेस निकाल के गवर्नमेंट को पे करेगा, 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड 2 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल पर वैट लगेगा, तो पेट्रोल पंप का ओनर ये वैट स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दैट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मान लीजिए दैट पेट्रोल पंप ओनर इज दिस ए पर्सन और कस्टमर या कंज्यूमर इज दिस बी पर्सन। तो ये सारे रेट्स, ये सारे टैक्सेस बेसिकली लगेंगे पेट्रोल पंप पर, लेकिन बिकॉज दिस बी पर्सन इज गेटिंग दैट पेट्रोल फिल्ड in his bike or in his car, so this B person is going to pay the 80 rupees to the petrol pump। तो ये B person पेट्रोल पंप के ओनर को ये 80 रुपये देगा, और फिर ये A person क्या करेगा, इस 80 रुपये में से
ये टैक्स वगैरह निकाल के गवर्नमेंट को दे देगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हो गया जो लगेगा जिस पर, पे वही करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लगता किसी पर है, देता कोई और है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अकॉर्डिंग टू द नेचर। अगर हम लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, गवर्नमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग चले, जो हमारे देश में सिस्टम है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बेसिकली सिस्टम जो फॉलो किया जाता है, तो कहते हैं दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। ये पॉलिटी का पार्ट है, बट अ लिटिल बिट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। इस फेडरल सिस्टम में बेसिकली हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट होंगी, वन इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बेसिकली एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसको हम लोग केंद्र राज्य संबंध कहते हैं। भारत और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसे संबंध होंगे, तो उसमें एक रिलेशन आता है फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध कहते हैं उसको, फाइनेंशियल रिलेशन कहते हैं। इस फाइनेंशियल रिलेशन के अंडर आता है ये ऑल दीज टैक्सेस एंड ऑल। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिना पार्लियामेंट की परमिशन के, बिना संसद की परमिशन के सरकार कभी भी पब्लिक के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और आप देखिए ये जो जीएसटी लगा है, ये जीएसटी भी पास हुआ है पार्लियामेंट से, तभी पब्लिक के ऊपर इम्पोज हुआ। तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स की बात करें, आयकर की, तो ये इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वैट की, तो ये इम्पोज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। देखिए हम लोग आयकर देते हैं केंद्र सरकार को और वैट वगैरह देते हैं राज्य सरकार को। इसीलिए आप देखिए एसएससी वगैरह की पोस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं बच्चे, वो कैंडिडेट बेसिकली किसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब अगर आप मान लीजिए इसी इनकम टैक्स में आप आईआरएस की पोस्ट पे सेलेक्ट हो गए, तो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आ गए, तो आप इनकम टैक्स कमिश्नर हो जाते हैं, जीएसटी कमिश्नर हो जाते हैं। तो बहुत सारे टैक्सेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर अंडर द एम्बिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देर आर नंबर ऑफ टैक्सेस विच आर गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम लोग अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग टैक्सेस को डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं कि ये टैक्स केंद्र का है और ये टैक्स राज्य का है। जैसे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स, या जैसे मैंने आपको बताया वैट। इसीलिए ये जो जीएसटी है, आप देखिए इस जीएसटी के अंडर भी आप देखेंगे, आप जब भी आप कोई बिल लेंगे तो आप देखेंगे आप जीएसटी इस तरीके से इम्पोज किया था या इस तरीके से लिखा रहता है उस पर। वन इज़ योर CGST and second is your SGST. Now what is the CGST? Now this CGST stands for Central Goods and Services Tax, and this SGST stands for State Goods and Services Tax. तो ये केंद्र का है और ये टैक्स राज्य का है। तो एक टैक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि हाँ नेचर क्या है, एक नेचर के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और फिर एक हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली सिस्टम के आधार पर कि हाँ ये केंद्र का टैक्स है और ये आपके स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमारे देश में एक्चुअली में कुछ इस तरीके से सिस्टम था। 1 जुलाई 2017 से पहले की अगर आप बात करें तो हमारे देश में एक्चुअली में नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आप जानेंगे, आइडिया आपको मिलेगा दैट वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द आइडिया ऑफ जीएसटी। तो आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे रीजंस थे बेसिकली ये टैक्स रिफॉर्म क्यों किया गया हमारे देश में। मोदी गवर्नमेंट का ये बड़ा ही एक रिमार्केबल स्टेप रहा था मोदी पार्ट 1 का, कि जीएसटी लाया गया। जैसे नोटबंदी हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ऐसे ही जीएसटी को भी लाना उनका एक बड़ा ही अचीवमेंट माना जाता। तो एक्चुअली में हमारे देश में नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। और मैंने आपको बताया कि जीएसटी भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसका एक सबसे
बड़ा डिसएडवांटेज होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, दैट दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन। मतलब अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम बढ़ाते चलें अगर, तो आप देखेंगे देश में महंगाई जो है वो बढ़ती चलेगी। इसको माना जाता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेगेटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन इकोनॉमी। महंगाई बढ़ती जाएगी भारत जैसे देश के लिए, तो अर्थव्यवस्था पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी जीडीपी जो है फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, जिसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट या कैस्केडिंग इम्पैक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है टैक्स का, टैक्स पे जब लगाया जाएगा। मीन्स हमारे क्या, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं बहुत सारे, तो वस्तुओं के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट आप लेंगे तो उस पर वैट भी लगेगा, उस पर सेल टैक्स भी लगेगा, उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, उस पर कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, तो नंबर ऑफ टैक्सेस लगेगी। अब आप देखिए, जैसे राज्य सरकार ने वैट लगा दिया, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी लगा दिया, तो कोई भी प्रोडक्ट जो 10 रुपये का होगा उसका रेट बढ़ के 50 रुपये हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली एक कस्टमर को ये 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपये और पे करना पड़ रहा है उसको 50 रुपये। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन बेसिकली। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसको कम करने के लिए बेसिकली, या ये कैस्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया कि पब्लिक को कई इनडायरेक्ट टैक्सेस ना पे करने पड़े। हम उत्तर प्रदेश में कोई सामान लेंगे उसका रेट कुछ और होगा, दिल्ली चले जाएंगे उसका रेट कुछ और हो जाएगा। तो हमारे क्या यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब हो गया हमारे क्या राज्य में अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, तो एक जैसा नहीं था। और इस यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट भी अलग अलग हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो मोदी गवर्नमेंट का बड़ा एक फेमस स्लोगन रहता था, मोदी गवर्नमेंट बेसिकली वन नेशन वन टैक्स लाना चाहती थी, कि हमारे देश में एक मार्केट हमको डिस्कवर करनी है, बेसिकली एक मार्केट बनाना है। आप चाहे वो प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में खरीदिए, चाहे वो प्रोडक्ट आप केरल में खरीदिए, चाहे तमिलनाडु में खरीदिए, रेट आपको सेम रहेगा। दिस इज़ नोन एज यूनिफॉर्मिटी इन इकोनॉमी, जिसका सीधे इम्पैक्ट आपके इन्फ्लेशन पर पड़ेगा और फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपके जीडीपी पड़ेगा और जीडीपी का इम्पैक्ट फिर इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए टैक्स रिफॉर्म किया और जीएसटी हमने 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया। ये जो जीएसटी लाया गया, इसके लिए बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, जो 122nd अमेंडमेंट कहलाता है। ये 122nd अमेंडमेंट बिल आया था और 101 हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, और हमने इसको इंडिया में फिर इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई 2017 को। अब while discussing GST advantages and disadvantages, number of scholars या number of parts in economy are there who are in support of GST। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST के सपोर्ट में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST के अगेंस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम GST के एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज इसका ये माना जाता है कि इसने इंडिया में बेसिकली टैक्स स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी ला दी। यूनिफॉर्मिटी लाने का मतलब है कि अब आप कहीं से भी कोई प्रोडक्ट लेंगे आपको एक मार्केट मिलेगा। इसने भारत में टैक्स स्ट्रक्चर को बेसिकली सिंपल बना दिया। पहले पब्लिक बहुत सारे टैक्सेस देती थी, नंबर ऑफ टैक्सेस दिए जाते थे, तो पब्लिक के लिए भी बड़ा परेशानी होती थी। अभी हमको कोई प्रोडक्ट आप लीजिए, आपको जीएसटी देना। आप एक पेन खरीदेंगे, आपको जीएसटी देना। आप पिक्चर देखने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, आपको जीएसटी देना है। तो अभी हमारे क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बना दिया, प्लस हमने इंडिया को वन मार्केट के रूप में डेवलप कर दिया, एक मार्केट के रूप में। प्लस मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हम इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। नोटबंदी का डीमोनेटाइजेशन का भी जो ऑब्जेक्टिव था वो डिजिटल इकोनॉमी को ही प्रमोट करना था। आप देखिए जीएसटी जो है वो बेसिकली डिजिटली फाइल्ड होता है, तो हम चाह रहे थे इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़े, तो इस डिजिटलाइजेशन के लिए बेसिकली जो है हमने इंडिया में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस।
इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो होगा वो हमारे यहाँ कम होगा। जब इन्फ्लेशन कम होगा तो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। आप जानते हैं हम इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं बाय 2024-2025। 2024-25 तक भारत सरकार जो है भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। उसके लिए हमको इन्फ्लेशन कम करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली हम लोगों ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। तो वन पार्ट यू कैन से दैट ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा वर्ग भी है इंडिया में जो बेसिकली इसके अगेंस्ट है, जो इसको क्रिटिसाइज करता है, कहता है जीएसटी के ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम लोग अगर जीएसटी का डिसएडवांटेज देखें कि क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहे बेसिकली, तो आप देखेंगे कि जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो राहुल गांधी ने जीएसटी का एक फुल फॉर्म रख दिया था, दैट इज़ गब्बर सिंह टैक्स। उनका कहना था कि बीजेपी सरकार ने जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब जीएसटी फुल फ्लेज या जीएसटी एक अच्छे प्रिपरेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है कि जीएसटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और सिंप्लीफाई कर रही है। मीन जो ट्रेडर क्लास था, जो हमारे यहाँ बेसिकली व्यापारी वर्ग है, ट्रेडर क्लास है, उसको जीएसटी समझ में नहीं आया कैसे फाइल करना है, कैसे क्या नहीं करना। नंबर ऑफ़ पेजेस हुआ करते थे, नंबर ऑफ़ फॉर्मेलिटीज़ होती थी उसको फाइल करने के लिए। और जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे पहले कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो ट्रेडर्स को भी क्लियर कट आइडिया नहीं था कि जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे नहीं। उनको सीए वगैरह हायर करना पड़ता था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जीएसटी फाइल करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब उस पर काम कर रही है, उसको उन्होंने और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। प्लस हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे कि जीएसटी से बेसिकली इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, उसको भी हम अचीव नहीं कर पाए। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ लगातार कॉन्टीन्यूसली बढ़ा ही बढ़ा है। प्लस जीएसटी को लेकर के सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई वो एक्चुअली में सेंटर वर्सेस स्टेट हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो जीएसटी के अगेंस्ट थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट था तमिलनाडु। राज्य जो थे वो जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे, वो जीएसटी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि जीएसटी अगर आएगा तो वैट चला जाएगा। और आप देखिए जब जीएसटी आया है तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो जीएसटी में सबमर्ज हो गए हैं, उसको जीएसटी में मर्ज कर लिया गया है। तो राज्य सरकारों को ये था कि अगर वैट ख़त्म हो जाएगा तो उनकी इनकम कहाँ से होगी। अच्छा, उनकी इनकम नहीं होगी तो वो पब्लिक के ऊपर खर्च कैसे करेंगे, पैसा कैसे, जनता के ऊपर पैसा कैसे इम्पोज हो पाएगा, पैसा हम कैसे वेलफेयर के लिए खर्च करेंगे। तो आप देखेंगे वैट पूरी तरीके से नहीं हटा है। वैट जीएसटी में मर्ज हुआ ज़रूर है, बट वैट हैज़ नॉट बीन एबॉलिश्ड कम्प्लीटली। प्लीज़ रिमेंबर दिस। वैट को जीएसटी में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से हटा नहीं है। आज भी वैट पेट्रोल और डीजल पर लगता है, लिकर्स पर लगता है। इसीलिए क्योंकि वैट से स्टेट गवर्नमेंट को अच्छी खासी इनकम होती है, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो जीएसटी के अगेंस्ट थे। प्लस ये जो जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, हमने आपको बताया कि जीएसटी का एक एडवांटेज ये है कि ये डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। डिजिटल इकोनॉमी तभी प्रमोट हो पाएगी जब हमारे देश में डिजिटल इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर पाएँ। आप देखिए आफ्टर डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड इन द पार्लियामेंट दैट public is using digital platform as more as possible, but recently according to RBI हमारे देश में फिर कैश की तरफ पब्लिक भाग गई, हम फिर कैश यूज़ करने लग गए, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारे पास नहीं। आज भी रूरल एरियाज़ वगैरह में नेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए, तब हम उस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। प्लस अगर हम इसकी और डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ें तो हम वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे थे, लेकिन जीएसटी जब लगाया जाता है तो आप देखेंगे जीएसटी जो है बेसिकली 4 पार्ट्स में लगता है। एक सीजीएसटी लगता है, एक एसजीएसटी लगता है, एक यूजीएसटी लगता है,
एक IGST लगता है। तो इसका भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, ये भी एक डिसएडवांटेज है जीएसटी का, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब ये हो गया, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में ट्रेड होता है। पहले जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होता था तो यहाँ पर चुंगी कर लगता था, जिसको ऑक्ट्राय ड्यूटी कहते हैं। अभी ये ऑक्ट्राय ड्यूटी जो है, इस ऑक्ट्राय ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया है जीएसटी, और इसी का नाम रख दिया गया IGST, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के जीएसटी को क्रिटिसाइज़ किया, कहा ये देखिए इसका डिसएडवांटेज है, हम वन टैक्स वन नेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 4 जीएसटी लगते हैं, CGST, SGST, UGST, IGST। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जहाँ एक ही जीएसटी लगता है। तो इसको लेकर के भी क्रिटिसिज्म होने लग गया, इसको भी लेकर के हुआ बात। दूसरा, आज भी जीएसटी को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे आज भी जीएसटी में लूप होल्स हैं, बहुत सारे अनक्लियर पॉइंट्स हैं जीएसटी को लेकर के। तो इस तरीके से जीएसटी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिन्हें गवर्नमेंट को दूर करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर इसको एज सून एज पॉसिबल रिमूव कर लेगी, सो जीएसटी विल बिकम बेनिफिशियल फॉर योर इकोनॉमी। नो डाउट हम जीएसटी लेकर के आए, और इंडिया तो बल्कि बहुत लेट जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में जीएसटी कब से चल रहा है। फ्रांस ने जीएसटी आप देखिए कब इम्प्लीमेंट किया, तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया डिड टैक्स रिफॉर्म वेरी लेट, लेकिन फिर भी आज भी हमारे यहाँ जीएसटी आ गया। तो जीएसटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के अपने अपने पॉइंट्स हैं। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं और ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। और अब इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे तो हर चीज़ में एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है। हाँ, हम इस डिसएडवांटेज को अगर दूर कर दें तो ये एडवांटेज जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो पाएंगे। तो हम अपने इस $5 ट्रिलियन का जो हमारा जो टारगेट है कि हमको इकॉनमी को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, इसे हम बहुत जल्दी जो है वो अचीव कर पाएंगे 2024 तक। तो आप प्लीज़ देखिए, कोई आपको अब कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप जल्दी से फटाफट पूछिए, तो मैं उसका आंसर दे दूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैभव साहू ने, सर आप RRB NTPC की भी तैयारी कराते हो क्या? बिल्कुल वैभव, GST जे प्रेजेंट्स GST के रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल। हाँ बिल्कुल जे साहब, GST इज़ द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना होती तो ये ना इम्प्लीमेंट होता। मुस्कान, सर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तैयारी करवाते हैं? मुस्कान जी, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की मैं प्रिपरेशन नहीं कराता, मैं UPSC के लिए इकोनॉमिक्स बेसिकली तैयारी कराता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं होता। अमित यादव जी ने, GST हैज़ रिमूव सो मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। बिल्कुल अमित, GST ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म किया है, बट प्लीज़ आप याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आज भी हैं, जैसे वैट आज भी लगता है। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है अमित, बिल्कुल एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हर्षद ने पूछा है, सर ये टैक्स कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट? हर्षद, GST जब लगता है तो बेसिकली ये CGST और SGST हम लोग दोनों पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल GST के कुछ आप देखिए बेसिकली रेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे GST को हम लोग जब पे करते हैं तो कुछ रेट्स होते हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये डिवाइड हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो केंद्र और राज्य दोनों लोग जो हैं वो बेसिकली उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। रोहित दीक्षित, सर नमस्ते। नमस्ते रोहित, आई होप क्लियर होगा अब यहाँ पर आप लोगों का। IGST, हर्षद ने पूछा IGST फिर से एक्सप्लेन करो ना हर्षद। IGST बेसिकली ऑक्ट्राई ड्यूटी था जो हमारे देश में पहले लगता था, दो राज्य आपस में जब ट्रेड करते थे, उसी को ख़त्म करके IGST लाया गया। अब अगर UP और MP आपस में ट्रेड करेंगे तो IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और फिर उसको राज्यों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। आई होप हर्षद समझ में आ गया होगा। GST लॉ के बारे में हर्षद फिर हम लोग बाद में, मनीष गुप्ता ने GST लॉ के बारे में, मनीष GST लॉ के बारे में फिर हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
ओके, अब आज इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे आगे तो कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू।